वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पुनः लौटे हैं और प्लेटो के इससे पूर्व में हमने शिक्षा सिद्धांत को देखा कि किस प्रकार प्लेटो दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की बात करता है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, जिसमें प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक चलती है और जो उच्च शिक्षा है वो 20 वर्षों पश्चात 20 से 30 वर्षों तक चलती है। इस प्रकार वो मनुष्य को बहुत ही शिक्षित करके एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसमें सब कुछ सुव्यवस्थित हो। इसके लिए प्लेटो ने एक सिद्धांत और दिया जिसे हम उसके साम्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं संपत्ति का साम्यवाद या पत्नियों का साम्यवाद। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए जो आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए जिन बातों पर उन्होंने जोर दिया उसमें पहला था शिक्षा सिद्धांत और दूसरा था साम्यवादी व्यवस्था। तो आज फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत की। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका क्वेश्चंस किस प्रकार से बन सकता है। प्लेटो के संपत्ति तथा पत्नियों के साम्यवाद की समीक्षा करते हुए उसके विरुद्ध अरस्तु द्वारा जो आपत्तियां दर्ज कराई थी उनका मूल्यांकन कीजिए। ये भी आपके एग्ज़ाम में 20 शब्दों में, 50 शब्दों में और 200 शब्दों में आ सकता है। तो आप गौर करेंगे कि प्लेटो इस पर क्या कहना चाहता है। कोई खास बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आपके आ जाएगा। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति की दो बातों पर विशेष जोर दिया है कि न्याय को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। पहला, राजा द्वारा सुनियंत्रित शिक्षा प्रणाली, यानी राज्य द्वारा या राजा द्वारा सुनियोजित शिक्षा प्रणाली होगी। दूसरा क्या है, साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। प्लेटो यह जानता था कि मनुष्य की आत्मा को विकृत करने वाले दो मुख्य प्रलोभन होते हैं, कंचन और कामिनी, यानी पैसा और स्त्री। क्या दो मुख्य प्रलोभन कौन से बताए उसने मनुष्य की आत्मा को विकृत करने वाले? कंचन और कामिनी, यानी पैसा और स्त्री। इन दो को वो मुख्य प्रलोभन मानता था कि मनुष्य की आत्मा विकृत हो जाएगी तो वो अपने गुणों से अलग कार्य करेगा और राज्य में न्याय की स्थापना खत्म हो जाएगी, वो न्याय से भटक जाएगा व्यक्ति। वह कहता है कि आदर्श राज्य के शासकों को इन दोनों प्रलोभनों से परे रखना चाहता था ताकि वे पूर्ण निस्वार्थ भाव से किसी बिना विचलित हुए राज्य की सेवा कर सकें, यानी कि उनके दिमाग में पैसे का और स्त्री का किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं हो जिससे वो राज्य की पूर्ण सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकें। प्लेटो कहता है कि संपत्ति तथा पत्नियों के साम्यवाद की व्यवस्था केवल संरक्षक वर्ग के लिए होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि जो उन्होंने पत्नी और संपत्ति का साम्यवाद रखा वो केवल संरक्षक वर्ग के लिए रखा। जो ऊपरी वर्ग जो दो थे, जैसे मैंने आपको न्याय सिद्धांत में बताया था कि समाज में 3 वर्ग होंगे। पहला कौन सा होगा? शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। तो उत्पादक वर्ग को इससे दूर रखा गया है। कौन कौन से वर्गों को रखा गया है इसमें? शासक वर्ग और केवल सैनिक वर्ग के लिए ये व्यवस्था रखी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत शासकों के पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। उन्हें केवल उतनी ही सामग्री दी जाएगी या उतनी ही संपत्ति दी जाएगी जो उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त होगी। वो किसी भी प्रकार की संपत्ति का संचय नहीं कर पाएंगे और न ही उनका अपना कोई घर परिवार होगा, यानी कि केवल उतना ही उनको भोजन पानी दिया जाएगा जितनी उनकी आवश्यकताएं हैं। उनका कोई खुद का घर नहीं होगा, उनका परिवार नहीं होगा, उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखा जाएगा। निजी संपत्ति उनके पास कुछ भी नहीं होगी। संरक्षक वर्ग के स्त्री और पुरुषों को उनकी शारीरिक अनुकूलता के अनुसार उचित ऋतु में और उचित मुहूर्त में संतान उत्पत्ति की सुविधा दी जाएगी। उनको संभोग के लिए एक ऐसा उचित समय दिया जाएगा जिसमें केवल उत्तम पुरुषों को और उत्तम स्त्रियों को ही चयन किया जाएगा और उसके आधार पर एक निश्चित समय पर उनको ये सुविधा दी जाएगी कि वो अपने संतान उत्पन्न कर सके। किंतु इस प्रकार से उत्पन्न बालक सभी संरक्षकों की समान संतान होंगे। समान संतान कैसे होंगे कि किसी भी संरक्षक या शासक को या सैनिक को ये पता नहीं होगा कि ये पुत्र मेरा है या ये पुत्री मेरी है।
वो समान रूप से राज्य के पुत्र और पुत्री होंगे। ना किसी पुरुष को या पता होगा कि न ही माता पिता को पता होगा कि ये बालक अमुक बालक मेरा या हमारा है। ठीक है, अब देख लेते हैं इस साम्यवाद के उद्देश्य क्या रखे थे प्लेटो ने। पहला, शासकों में विशुद्ध विवेक की रक्षा करना, कि वो पथ भ्रष्ट ना होकर केवल विवेकपूर्ण कार्य करें और उनका पूरा ध्यान ना तो पैसे का संचय करने में हो, ना सुंदर स्त्रियों को मोहित करने में हो, केवल पूरा ध्यान किस में होगा? राज्य की सेवा करने में उनका ध्यान होगा। इसलिए वो क्या करना चाहता था? शासकों के विशुद्ध विवेक की रक्षा करना चाहता था। दूसरा है, राज्य की एकता की रक्षा करना चाहता था। वो चाहता था कि शासक और सैनिक वर्ग इस प्रकार से एक दूसरे से घुल मिल कर रहें कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई बैर भाव उत्पन्न न हो। और बैर भाव उत्पन्न होने के सबसे बड़े कारण क्या है? पैसा और स्त्री। इन दो के कारण ही बैर भाव उत्पन्न होता है। अधिक लालसा होती है आदमी को पैसा कमाने की, तो वो एक दूसरे ऊपर आक्रमण करते हैं, चुगली करते हैं या कटाक्ष करते हैं, या फिर किसी पर स्त्री को अपहरण करके लाने का विचार। ये सारी चीज़ें राजाओं में इनमें होती थी। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये कॉन्सेप्ट प्लेटो ने निकाला था। तीसरा है, राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता को अलग अलग रखना। उन्होंने केवल विशुद्ध रूप से राजनीतिक सत्ता की रक्षा करने के लिए आर्थिक सत्ता को उनसे अलग कर दिया, जिससे कि उनमें किसी भी प्रकार का कोई विकृत उनके दिमाग में नहीं आ सके, विकृत नहीं हो सके राजाओं का दिमाग, संरक्षक वर्ग का दिमाग, सैनिकों का दिमाग। चौथा है, स्त्रियों को घर की दासता से मुक्त कर दिया उसने। पांचवा है, संतति सुधार। वो चाहते थे उत्तम पुरुष और उत्तम स्त्रियां जब संभोग या सहवास करेंगे तो ऐसी स्थिति में उत्तम बच्चे पैदा होंगे, जिससे वो भविष्य में जाकर अच्छे सैनिक या अच्छे प्रशासक बनेंगे और देश के काम आएंगे। अब जो हमारे सवाल में था कि अरस्तु ने क्या आपत्तियां दर्ज कराई, तो हम देख लेते हैं कि साम्यवाद के दोष या अरस्तु की आपत्तियां। तो पहला है, निजी संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए आवश्यक है, और जबकि प्लेटो कहता है निजी संपत्ति का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, जबकि अरस्तु कहता है कि निजी संपत्ति व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो होनी चाहिए। दूसरा है, समूचे राज्य को एक परिवार नहीं माना जा सकता, उसमें एकता कभी भी स्थापित नहीं हो सकती जो एक परिवार में होती है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, परिवार के सदस्य बेमुश्किल ही एक साथ और एकता में रह पाते हैं। अलग अलग बंधनों से, अलग अलग दबाव के कारण एक साथ परिवार में रहते हैं। तो ऐसे में एक पूरे राज्य को परिवार समझना उनकी भूल थी प्लेटो की। अरस्तु ये कहना चाहता है जिनमें एकता स्थापित नहीं हो सकती। तीसरा है, संरक्षकों के सामान्य बालकों का पालन पोषण उतनी तत्परता के साथ कदापि नहीं हो सकता जितना एक परिवार में दिखाई जाती है। एक परिवार में बालक के साथ बड़े स्नेहपूर्वक, बड़े आनंद पूर्वक तरीके से उसे पाला पोसा जाता है, जिसमें उसमें मानवीय गुणों का विकास होता है, उसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया, करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं बच्चे के अंदर, उसकी हर बात को बिना कहे समझा जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें राज्य के संरक्षण में उत्पन्न नहीं हो सकती, केवल परिवार में ही हो सकती है। चौथा है, शासकों को पारिवारिक जीवन के आनंद से वंचित कर देना घोर अन्याय है। स्त्री पुरुष में सहचार्य की भावना बड़ी स्वाभाविक है। बिल्कुल ठीक है, अरस्तु कहना चाहता है कि पारिवारिक आनंद एक अपने आप में बहुत ही बड़ा आनंद है, जो परिवार में व्यक्ति जिम्मेदारियां उठाकर, परिवार के लिए सेक्रीफाइस करके, परिवार के लिए अपने कार्यों को कर जो आनंद प्राप्त करता है, वो राज्य के लिए वो कभी नहीं हो सकता। और जो स्त्री पुरुष का आपस में मिलन है, वो भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसको आप बांट नहीं सकते कि उत्तम पुरुष के साथ ही उत्तम स्त्री होगी और तभी वो खुश रहेंगे या उनका जो साथ है वो अच्छा रहेगा। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते। पांचवा है, राज्य द्वारा सर्वोत्तम स्त्री पुरुषों की व्यवस्था सर्वथा अव्यावहारिक है। बिल्कुल ठीक है कि भाई सर्वोत्तम स्त्री पुरुषों को इस प्रकार से एक साथ करना, एक साथ लाना अपने आप में एक अव्यावहारिक सी व्यवस्था लगती है। ये सब स्वाभाविक और आंतरिक मन से उत्पन्न व्यवस्थाएं हैं, जिनमें उनको अधिक आनंद महसूस होता हो और एक दूसरे के प्रति प्रेम बड़ा आवश्यक है। आप इसको केवल औपचारिक भावना के रूप में नहीं ले सकते। छठा है, प्लेटो ने केवल संरक्षक वर्ग के लिए साम्यवाद की व्यवस्था की, जबकि उत्पादक वर्ग को इससे बाहर रखा, जो सर्वथा उचित नहीं है। क्योंकि जब ये सारी व्यवस्था वो कर रहा है,
प्लेटो ये सारी व्यवस्था कर रहा है तो उत्पादक वर्ग को शामिल इसमें क्यों नहीं किया। उसमें एक वर्ग के साथ उन्होंने अन्यायपूर्ण कार्य किया है और बाकी को उन्होंने बहुत फैसिलिटीज़ दी है, तो ये भी उन्होंने गलत व्यवस्था की थी। अब सार रूप में अपन देख लेते हैं निष्कर्ष में क्या बनता है कि प्लेटोवादी साम्यवाद के पक्ष में सैद्धांतिक दृष्टि से चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से नितांत संदेशवादबद्ध व्यवस्था है। क्या प्लेटो का जो साम्यवाद है वो सैद्धांतिक दृष्टि से इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन व्यवहारिकता से देखा जाए तो बिल्कुल संदेहास्पद व्यवस्था लगती है। बिल्कुल, धन्यवाद, और फिर हम अगले चैप्टर में मिलेंगे।